हेलो स्टूडेंट्स, देखो लास्ट लेक्चर में अपन ने डिस्कस करा था ये अपन बात करते हैं एचसीएफ और एलसीएम के बारे में, और कुछ अपन ने यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम देखी थी जिसमें अपन ने एचसीएफ निकालने का मेथड पढ़ा था, है ना। तो वहाँ तक अपन ने स्टडी करा था। ये तो वो क्वेश्चंस थे यूक्लिड डिवीजन लेमा के बेस पे, है ना। देन अपन ने ये स्टडी करा था, ठीक है। उसके बाद मैंने एचसीएफ बताया था, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के थ्रू अपने को एचसीएफ निकालना, और एचसीएफ में कुछ पॉइंट्स बताए थे कि एचसीएफ के बिना क्या क्या कंडीशन होती है। एचसीएफ ऑलवेज डिवाइड्स एलसीएम, नंबर्स एचसीएफ होता है वो नंबर से छोटा होता है या इक्वल हो सकता है, और एलसीएम उससे ग्रेटर होता है। और एक ये बताया था एचसीएफ और एलसीएम का प्रोडक्ट उन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल होता है, ठीक है। फिर मैंने एलसीएम निकालने का ये तरीका बताया था, सॉरी एचसीएफ निकालने का, क्लियर। यहाँ तक ये अपन ने क्वेश्चन सॉल्व करे थे। अब देखो इसी एचसीएफ के बेस पे एक अगला क्वेश्चन है। ये बोला गया है कि D इज द एचसीएफ ऑफ दिस, ठीक है। अपने को क्या बोला है, D इज द एचसीएफ ऑफ दिस which satisfy this and also so that xy are not unique नहीं है, क्लियर। तो देखो इसको प्रूव करना है, इसको एक्चुअल में प्रूव करना होता है, ठीक है। तो देखो चलो अब देखो, सपोज मैं इसको सॉल्व करता हूँ, पहले डी निकालता हूँ। अरे ये क्या हो गया, डी क्या है, इसका एचसीएफ है, तो डियर पहले मैं डी निकाल देता हूँ, डी की वैल्यू, ठीक है। तो देखो इनका एचसीएफ इसके इक्वल बोला है, तो देखो ये होगा डियर 468 में अपन डिवाइड कर देते हैं, 222 का 2 टाइम जाएगा तो 4 4 4 आ जाएगा, ये बचेगा 4, ये बचेगा 2, अगेन अपने को डिवाइड करना है 2 2 2 में, ये चला जाएगा क्या, 10 बार करोगे 9 बार जाएगा शायद, 6 3 18 और 3 21 216, तो 6 ही बचेगा, अगेन ये 0 बच जाएगा, अपॉन 24 वापस अगेन डिवाइड करोगे तो 24 और 0 बच जाएगा, और ये 4 टाइम जाएगा। तो ये रिमाइंडर 0 कब बचा, जब 6 था, तो मतलब डी की वैल्यू अपने पास 6 हो गई। अब देखो एल्गोरिथम, इसको प्रूव करना है तो देखो कैसे करा जाता है, ठीक है। ये एक यूनिक तरीका है, उसी तरीके को आपको फॉलो करना है। तो 468 इक्वल टू 222 इंटू 2 प्लस 24, ठीक है। अगला देखो 222 इक्वल टू 24 इंटू 9 प्लस 6, ठीक है। अगला डियर हो जाएगा 24 इक्वल टू 6 इंटू 4 प्लस 0, ठीक है। तो ये ऐसा, ये एल्गोरिथम हो गया, ये आपका क्या हो गया, एचसीएफ हो गया, क्लियर। तो देखो डी को इस फॉर्म में शो करना है ना, 468x प्लस 22y 222y, ठीक है, इक्वल टू कितना आ गया डियर 6। अब इसको आप थोड़ा सा देखोगे तो ये डियर है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, और एक ही इक्वेशन है, तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाली एक्स वाई की कितनी वैल्यू हो सकती है, इनफाइनाइट वैल्यू हो सकती है, क्लियर। यहाँ पे सपोज मेरे को एक्स वाई इज नॉट यूनिक, और मैं इसको एक्स वाई इंटीजर ले लूँ, है ना, तो इंटीजर में भी इनफाइनाइट वैल्यूज हो सकती है ना। मैंने ये बात करी थी लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल चैप्टर में, तो वहाँ आप वो वाला चैप्टर देख सकते हो, ठीक है। तो ये इनफाइनाइट वैल्यूज हो सकती है एक्स और वाई की, क्लियर। बट अपने को 6 को इस फॉर्म में लिखना है। अब देखो यहाँ पर एक्स की वैल्यू 1 रखो, फिर अलग अलग वैल्यूज पुट करो, वाई की वैल्यू, फिर ऐसे निकाल के फिर 6 के इक्वल ले आओ, और एक्स वाई की क्या वैल्यूज है वो निकल जाएगी। अब दूसरा तरीका मैं बताता हूँ, देखो अपने को 6 को इसके इक्वल लिखना है, ठीक है। अपने को लिखना है 6 इक्वल टू समथिंग, ठीक है। 6 इक्वल टू क्या लिखना है, 460x प्लस 222y, यही लिखना है डियर, इसी फॉर्म में लिखना है 46। अब देखो जहां पे 6 रिमाइंडर है वो वाला टर्म लो, यहाँ पे देखो आप 6 इक्वल टू क्या लिख सकते हो, ये आपका ये था, यहाँ पे आप 6 इक्वल टू लिख सकते हो 222 माइनस 24 इंटू 9, है ना। यहाँ पे इस इक्वेशन से आप ऐसा लिख सकते हो 6 इक्वल टू 222
-24 इंटू 9, ये लिख सकते हो। तो ये चीज़ मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ डियर। तो 6 इक्वल टू क्या है, 222 -24 इंटू 9। ठीक है सर। अब देखो अपने को, देखो यहाँ पे ये नहीं चाहिए 24 9 नहीं चाहिए, 222 तो चाहिए। देखो आंसर में 222 24 नहीं चाहिए। तो देखो यहाँ से आप अगेन वापस अगेन लिख सकते हो। यहाँ से आप लिख सकते हो 24 इक्वल टू 468 माइनस 222 इंटू 2, ऐसा लिख सकते हो 24 की जगह। तो ये 24 की जगह मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ। तो ये हो गया 6 इक्वल टू 222 माइनस 468 माइनस 222 इंटू 2 इंटू 9। क्लियर। अब देखो इसमें एक बात ध्यान रखनी, अपने को ये दोनों तो आंसर में चाहिए, ठीक है, ये दोनों चाहिए। तो इससे अभी छेड़खानी नहीं करनी है, ठीक है, इनको एज इट इज रहने देना है। अब देखो 6 इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ 222 माइनस ये 9 अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ, मल्टीप्लाई करके यहाँ पे मल्टीप्लाई करके नहीं लिखूंगा, इसको ऐसे लिखूंगा 9 इंटू 468, क्योंकि 468 तो मेरे को चाहिए। अब देखो बाहर माइनस है अंदर माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब देखो इसको इससे मल्टीप्लाई नहीं करूंगा, 2 और 8 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई कर दूंगा, कितना आएगा 18 इंटू 222। ठीक है, ये आप बात आपको थोड़ी सी समझ में आ रही होगी कि मैंने ऐसा क्यों किया है, क्योंकि ये मेरे को दोनों चीज़ें चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए और ये भी चाहिए। ठीक है, इनको नहीं चाहिए था तो 9 को ऐसे मल्टीप्लाई। अब देखो ये 222 है वो 18 टाइम्स, इसको मैं सपोज कुछ ऐसा बोलूँ, ये 222 लिखा हो ना, 222 को मैं सपोज ए मान लेता हूँ, 222 को ए मान लेता हूँ। तो ये क्या है डियर, ए प्लस ये कितना है, इसको मैं बोलूँ तो इसको बोल सकता हूँ 18a। ठीक है, ये एक ए ये 18a, तो टोटल 19a हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे 1 टाइम्स 222 18 टाइम 222, तो आपका हो जाएगा 19 टाइम्स 222 माइनस 9 इंटू 468। क्लियर। इसको उस फॉर्म में लेके आऊँ तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ माइनस 9 इंटू 468 प्लस 19 इंटू 222। ठीक है, अब देखो ये तो आपका x हो गया, ये आपका y हो गया। ठीक है, तो x आपका -2 हुआ, y कितना हो गया डियर 90, एक वैल्यू आ गई। अब अपने को ये बोला गया कि एक्स वाई की वैल्यू यूनिक नहीं है, और भी ऐसी वैल्यूज हो सकती है। तो इसको प्रूव कैसे करूं, तो जैसे 6 इक्वल टू क्या था डियर 9 इंटू 468 प्लस 19 इंटू 222। यहाँ पे एक काम कर सकता हूँ, दो चीज़ें ऐड करता हूँ, दो चीज़ देखो 222 इंटू 468 ऐड करा मैंने। ठीक है, ये कि ये चीज़ मैंने सब्ट्रैक्ट करी, या फिर इसको मैं अलग लिख लेता हूँ 222 इंटू 468 माइनस 222 इंटू 468, उसी को ऐड करा उसी को सब्ट्रैक्ट करा। इन दोनों में देखो, इन दोनों में सपोज 468 कॉमन ले लेता हूँ, तो 468 कॉमन ले लूँगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा माइनस का 9 और यहाँ पे क्या बचेगा 222 प्लस। इन दोनों में सपोज मैं 222 कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ पे कितना बचेगा 19 और यहाँ पे कितना बचेगा -468। ठीक है ये, तो यहाँ पे 6 इक्वल टू कितना आ गया 468 इंटू, ये सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपका 9 आ जाएगा, 9 तो यानी 113 आ जाएगा, प्लस ये 222 इससे सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये बनेगा 9, 18 करोगे तो 149 449, वो भी माइनस का। तो इस केस में अब देखो x आया आपका 113 और y आ गया डियर -449। तो यहाँ पे अगेन देखोगे x और y की दो डिफरेंट वैल्यूज आ गई। तो देखो x की वैल्यू ये आई थी, ये भी हो सकती है x y की वैल्यू। अगेन सेम प्रोसीजर आगे करोगे तो ऐसा और आपको मिलता जाएगा। तो इससे आप बोल सकते हो x एंड y आर नॉट यूनिक। ठीक है, इससे आप बोल सकते हो कि x और y दोनों हैं, उनकी वैल्यू यूनिक नहीं है। धीरे धीरे चेंज हो, मतलब धीरे धीरे क्या चेंज होगी, आप हर बार अलग अलग स्टेप से सॉल्व करोगे तो नई नई वैल्यूज़ आपको मिलते जाएगी। तो ऐसे आप बोल सकते हो कि
एक्स एंड वाई आर नॉट यूनिक। क्लियर डियर? तो ये क्लियर होगा। तो सिंपल सा एक ऐसा कॉन्सेप्ट वाइज ये क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन ये देखो, वर्ड्स प्रॉब्लम है, ऐसा बोल सकते हो, वर्ड्स प्रॉब्लम है एचसीएफ एलसीएम की। ठीक है, चलो इसने क्या बोला है, 144 कर्टन ऑफ कोक केन्स, ठीक है, एंड 90 कर्टन ऑफ पेप्सी। ठीक है, ठीक है, कोको कोला बोल दो या पेप्सी बोल दो, दोनों के दो अलग अलग है ना स्टैक इन अ कैंटीन, इन ईच स्टैक हैज अ सेम हाइट, है ना, इज टू कंटेन कार्टून्स ऑफ सेम ड्रिंक, व्हाट वुड बी द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ कार्टून ईच स्टैक वुड हैव। क्लियर? तो इसने क्या बोला, 144 कार्टून है कोक के, इसके कैन के, है ना, और पेप्सी कैन के 90 कार्टून से, आर इन स्टैक इन अ कैंटीन, कैंटीन में रखे हुए, इफ ईच स्टैक इज ऑफ सेम हाइट एंड इज कंटेन कार्टून्स ऑफ सेम ड्रिंक, ठीक है, व्हाट वुड बी द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ, या ये बोल रहा है, ठीक है, बोला है कि एक इसमें आपके 144 कार्टून है कोको कोला के, ठीक है, और आपको बोला है 90 कार्टून क्या है, पेप्सी के। ठीक है, ईच स्टैक ऑफ द सेम हाइट एंड इट कंटेन्स कार्टून्स ऑफ सेम ड्रिंक, व्हाट वुड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ कार्टून। अच्छा, ठीक है, चलो अब क्या बोल रहा है ये, ठीक है, इतने कार्टून्स है, ठीक है, उन्होंने बोला है कि स्टैक्स बनाए हुए हैं, मतलब कुछ ऐसा बोल दो, कुछ हाइट के अपन ने स्टैक बनाए हुए ऐसे, ठीक है ना, इसमें जैसे इतना कोक इनका बोला ना, उनकी मतलब उनकी जो कार्टून की है वो सेम हाइट है, अब बोला है कि उनको स्टैक्स बनाने हैं ऐसे, ठीक है, वापस उन्होंने बोला है ऐसे स्टैक्स बनाने, कुछ भी बोल दो, ऐसे रखे हुए हैं, छोड़ो ना यार, ठीक है। अब बोला है कि नहीं, स्टैक्स में कंडीशन बोली है, एक तो सेम के होने चाहिए, मतलब सपोज इसमें मैंने लिए कि 5 पेप्सी के कार्टून है, 5 5 5 सब पेप्सी के ही कार्टून, ठीक है, मतलब इसमें 5 पेप्सी के, सपोज इसमें 5 अपने इसके कोक के, मतलब सबकी हाइट तो सेम होनी चाहिए, मतलब सपोज 10 कोक के हैं, भले 10 यहाँ पे किसके हो, दूसरे किसी के पेप्सी के हो जाए, फिर कोक किसी के भी आए, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, बट सबकी हाइट सेम होनी चाहिए, मतलब कार्टून 10 कार्टून इसमें आते, इसमें आते, इसमें आते, इसमें आते, तो चलेगा, कोई नहीं, सब में 10 10 आने चाहिए। और दूसरी कंडीशन, ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि 10 कार्टून है उसमें से 8 तो आपने पेप्सी के ले लिए, 2 आपने कोक के ले लिए, ऐसे भी नहीं लिए, ठीक है। तो इसने बोला है कि सब में सेम आने चाहिए, ठीक है, और मतलब सेम टाइप के आने चाहिए, कोक आए या पेप्सी आए, और सेम हाइट के आने चाहिए, ठीक है। तो इस केस में क्या हुआ, मतलब यही बोल रहा है ये कि मतलब बड़ी से बड़ी हाइट बनानी है अपने को और सेम चीज़ की बनानी है, तो वो इन दोनों का एचसीएफ होगा। सिंपल सा सोचो, सपोज मैंने एचसीएफ लिया इन दोनों का, है ना, एक बार एचसीएफ लेके फिर आपको थोड़ा एक्सप्लेन करके बताता हूँ तो ज़्यादा समझ में आएगा। एचसीएफ दोनों का निकालो तो शायद 12 तो आएगा नहीं, 6 आएगा, 6 के बाद 6 ही आएगा, शायद 18 आ जाएगा क्या, शायद 18 आ जाएगा, ठीक है, 18 आ जाएगा शायद, 18 8 जा होता है क्या, 4 6 नहीं, 8 जा नहीं, 8 जा हो जाएगा क्या, 4 6 8 और 4, ठीक है, 18 5 90, ठीक है। अब देखो 18 एचसीएफ आया, तो मतलब कहने का मतलब हर एक में आप 18 कार्टून रख दीजिए, 18 ठीक है, 18 इसमें, 18 इसमें, 18 इसमें, सब में 18 है।
अब देखो 18 लेने का मतलब बोला है सबसे बड़ी से बड़ी हाइट का क्या होगा, मतलब एक्चुअल में क्या था, देखो ऐसा नंबर चाहिए जो 90 को कंप्लीट डिवाइड करे और 144 को भी कंप्लीट डिवाइड करे, ठीक है, सेम नंबर होना चाहिए क्योंकि जितना नंबर होगा उतनी हाइट होगी, ठीक है। और देखो इसको भी कंप्लीट डिवाइड करना चाहिए, इसको भी कंप्लीट डिवाइड करना चाहिए। देखो इसका कंप्लीट डिवाइड करने का मतलब सपोज इसमें मैं सपोज आपका ऐसा बोलता है कि 16 ले लेता है, सपोज 16 इसको कंप्लीट डिवाइड कर रहा है, ठीक है, या फिर 12 बोलता हूँ मैं, सपोज 12 बोलता हूँ, 12 इसको कंप्लीट डिवाइड करता है, कितनी बार कर रहा है 12 बार। तो मतलब क्या हुआ कि 12 हाइट के आप सबके कार्टून बना दो तो ये परफेक्ट बन जाएगा, कहीं पे भी ज़्यादा कम नहीं होगा। समझ में आ रही है। यहाँ पे SCF सपोज 18 है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसा बोल सकता हूँ कि इसमें ऐसा 18 में 18 का इसमें डिवाइड करो तो आपका 18 का डिवाइड करोगे तो आपका कितनी बार जाएगा, आपका जाएगा 8 टाइम्स, और इसमें डिवाइड करोगे तो 5 टाइम्स, ठीक है। अब देखो 8 टाइम्स का मतलब क्या हुआ है, 8 स्टैक तो इसके कोक के बनेंगे और हर एक में कितने होंगे 18, ठीक है। और इसमें क्या हो गया, हर एक के 18 होंगे और कितने बनेंगे 5 स्टैक। तो देखो इसके भी नंबर ऑफ स्टैक्स फिक्स बन गए, मतलब बचा कुछ भी नहीं। देखो कंप्लीट डिवाइड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बचना कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि बचेगा सपोज इसमें ऐसा स्टैक ले लिया, सपोज मैं 16 लेता, 16 इसमें कंप्लीट डिवाइड नहीं जाता तो बचते तो मैं इन दोनों को मिक्स करना पड़ता, बट इसने बोला है कि मिक्स नहीं करना है, सेम ड्रिंक के होने चाहिए, सेम ड्रिंक के और सेम हाइट के होने चाहिए, मतलब नंबर ऑफ काउंट सेम, कार्टून सेम होने चाहिए, है ना, हर एक की हाइट सेम होनी चाहिए और हर एक में इक्वल नंबर सेम कैटेगरी का होना चाहिए, या तो पेप्सी का या फिर कोक का। तो इस वजह से अपन ने SCF लिया। लेना SCF है, बच्चों को बहुत सी बार समझ में आ जाता है SCF ही लेना है, बट कभी कभी वो मिस्टेक चीज़ें स्ट्राइक नहीं करते, हल्का सा कॉम्प्लिकेटेड बनता है। आप ऐसे ऐसे क्वेश्चन करोगे तो आइडिया लगेगा कि ये कंप्लीट डिवाइड कर रहा है तभी अपन ऐसा कर पा रहे हैं। ये कंप्लीट डिवाइड होना चाहिए, इसमें भी कंप्लीट डिवाइड होना चाहिए, और ग्रेटेस्ट नंबर बोला है तो ग्रेटेस्ट नंबर तो क्या होता है SCF ही होता है जो दोनों को डिवाइड करे। क्लियर। आगे क्या था, ये वाला क्या क्वेश्चन था, ये तो कंपोजिट करवा दे क्या, ये भी अपन कर लेते चलो। और कोई क्वेश्चन था क्या एक आधा, शायद यही था, रुको इसको ये क्वेश्चन देख ही लेते, कुछ है नहीं इसमें, ये क्वेश्चन दिया हुआ है NCERT में बट इतना कोई खास इसमें दम है नहीं, ठीक है। बोला है कि कॉम्पोजिट नंबर है ये चेक प्रूव करो। तो देखो इसमें आप 13 कॉमन ले सकते हो, तो अंदर कितना बचा 7 × 11 + 1, ठीक है। तो देखो इंटू 1 तो लिख ही सकते हो, तो एक फैक्टर ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, तो मोर देन 2 फैक्टर हो गया, तो कंपोजिट नंबर। सिमिलरली यहाँ पे भी आप 5 कॉमन लोगे तो अंदर बनेगा 7 × 6 × 4 + 2 × 2 × 1 + 1, तो एक नंबर ये हो गया, एक नंबर ये हो गया, एक × 1 हो गया, तो मोर देन 2 फैक्टर्स हो गए, तो आपका क्या हो गया, ये कंपोजिट नंबर हो गया। क्लियर, ठीक है डियर। अब इसमें एक लास्ट पोर्शन बचता है 10th क्लास का, प्रूफ ऑफ इरेशनलिटी। ठीक है, इरेशनलिटी की मीन आपको सबसे सिंपल क्वेश्चन लेता हूं, एग्जांपल √5 इज इरेशनल नंबर। ये प्रूव करना है कि √5 आपका इरेशनल है। बोर्ड में हमेशा सब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये पूछा जाता है, हमेशा √5 इरेशनल, कोई भी ऐसा इरेशनलिटी का प्रूव जरूर पूछा जाता है। तो इसको प्रूव को कैसे प्रोसीड करना है, सिंपल, हमेशा अपन इसमें कॉन्ट्राडिक्ट कर देते हैं। कॉन्ट्राडिक्ट मतलब अपन जो एज्यूम करते हैं, अपन इरेशनल नहीं एज्यूम, अपन मानते हैं कि ये रेशनल है, ठीक है। लेट √5 इज इरेशनल, रेशनल नंबर, अपन ने रेशनल नंबर मान लिया, ठीक है। और जब रेशनल नंबर की डेफिनेशन फुलफिल नहीं करेगा तो मतलब वो इरेशनल है। तो रेशनल है सो दैट आपका रेशनल है, तो रेशनल की डेफिनेशन देखो, √5 उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, P/Q की फॉर्म में लिख सकता हूँ या फिर A/B की फॉर्म में, वेयर A, B आर
इंटीजर एंड b इज नॉट इक्वल टू 0 एंड और लिख सकते हो a एंड b आर को प्राइम। ठीक है, को प्राइम का मतलब होता है कि एचसीएफ जो होगा ए और बी का वो आपका डियर 1 होगा। ठीक है, ये वाला जो वर्ड है ना, एक्चुअल में ये थोड़ा सा मिस्टेक भी है चीज़ कि ये जो को प्राइम वाला लैंग्वेज है ना, ये आप 9th क्लास की बुक में जाके देखोगे रेशनल नंबर की डेफिनेशन में तो वहाँ नहीं मिलेगी। इन्होंने क्या करा, डायरेक्ट इरेशनल वाला जो प्रूव है ना वहीं पे घुसेड़ दिए। इन्होंने डायरेक्ट यहीं पे बताया कि ये भी डेफिनेशन ये होता है हमेशा। ठीक है, ए और बी को क्या होना चाहिए, को प्राइम होना चाहिए, तभी ये कंडीशन फुलफिल होती है। इफ़ इसमें आपको कोई डाउट है तो मैंने रेशनल नंबर की जो डेफिनेशन है क्लास 9th का जो आप अपना एक प्लेलिस्ट बना होगा नंबर सिस्टम का, उसको जाके थोड़ा सा आप देखना तो बड़े अच्छे से आप समझ पाओगे। उसमें रेशनल नंबर को मैंने बड़े आसानी से उसको बहुत सिंपलेस्ट वे में आपको समझाने की ट्राई करी है। क्लियर? तो ये हो गया, क्या हो रहा है ये, अच्छा ये यहाँ पे आ गया था क्या, चलो अब देख मैं क्या करता हूँ, बोथ स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, तो ये डियर क्या हो जाएगा 5 इक्वल टू ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। ठीक है, क्लियर डियर? तो इसका मतलब ये लिख सकता हूँ 5 इक्वल टू था डियर ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे ये लिख सकता हूँ डियर ए स्क्वायर बाई 5 इक्वल टू बी स्क्वायर। ठीक है, देखो एक चीज और बता देता हूँ। ठीक है, इफ कोई प्राइम नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है देन इम्प्लाइज दैट, इसको बोलते हैं इम्प्लाइज दैट, देन प्राइम नंबर ऑल्सो डिवाइड टू द नंबर, है ना। यहाँ पे पी कौन है डियर, प्राइम नंबर। कहने का मतलब डियर ये है, इफ एनी प्राइम नंबर divides to an square of any number then this prime number also divides number itself। ठीक है, मेन कहने का मतलब कोई भी प्राइम नंबर हो, बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, स्टेटमेंट है ये। ठीक है, कोई भी प्राइम नंबर है किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो प्राइम नंबर उस नंबर को भी डिवाइड करेगा ही करेगा। क्लियर है ना, कोई भी प्राइम नंबर के लिए, ध्यान रखना ये भी बात किसके लिए बोलते हैं अपन, प्राइम नंबर के लिए। ठीक है, जैसे सपोज मैं एग्जांपल लेता हूं, मैंने बोला 3 डिवाइड 36 मीन 3 ऑल्सो डिवाइड 6। ठीक है, बट ये ध्यान रखना कि ये प्राइम नंबर के लिए ही है। सपोज मैं बोलूँ 4 डिवाइड 36 तो इसका मतलब ये नहीं है कि 4 डिवाइड 6। समझ में आ रहा है, ये हमेशा प्राइम नंबर के लिए ही ट्रू है, ये बात ध्यान रखना। और उल्टा भी नहीं है कि उल्टा तो चलो प्रूफ हमेशा ट्रू ही रहता है, उल्टा तो कोई भी ले लो, कोई भी नंबर किसी नंबर को डिवाइड करता है, कोई प्राइम नंबर, या फिर वो तो यूनिवर्सल ट्रूथ है। बट ये वाला स्टेटमेंट है कि उल्टा मैं बोल रहा, उल्टा का मतलब ये है कि मैं बोल रहा कोई प्राइम नंबर किसी नंबर को डिवाइड करता है उसके स्क्वायर को तो करेगा, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं। ठीक है, ये वाला स्टेटमेंट। ठीक है, तो कोई प्राइम नंबर किसी स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो प्राइम नंबर उस नंबर को भी डिवाइड करता है, इस स्टेटमेंट। अब ये ध्यान रखना नॉन प्राइम नंबर के लिए वैलिड नहीं है। सपोज आपने ये यूनिवर्सल याद रख लिया तो आप √4 इज ए इरेशनल, इसको भी प्रूव कर दोगे, ध्यान रखना बात। ठीक है, तो देखो अब देखो इसका मतलब क्या हुआ, ये पहले इक्वेशन लिख लेता हूँ। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ए आपका एक इंटीजर है, उसका स्क्वायर है तो इंटीजर मिलेगा। इंटीजर में 5 का डिवाइड कर रहा हो तो बी स्क्वायर, बी अपन ने इंटीजर एज्यूम करा था तो इंटीजर आ रहा है, तो मतलब ये आपका 5 का इसमें डिवाइड कर रहा हो तो इंटीजर आ रहा है, तो इट्स मीन ये क्या है आपका इंटीजर, है ना। इट्स मीन क्या होगा 5 डिवाइड्स ए स्क्वायर, मतलब 5 ए स्क्वायर को डिवाइड्स का मतलब अपन ने बताया था कि 5 ए स्क्वायर को कंप्लीट डिवाइड करेगा, मतलब 5 डिवाइड्स ए स्क्वायर।
तो मीन्स 5 ऑल्सो डिवाइड ए। ये बात समझ में आ रही है कि मतलब 5a² को डिवाइड कर रहा है तो 5 किसको डिवाइड करेगा, a को भी डिवाइड करेगा। एक इक्वेशन ये आ गई, ठीक है। इसको इक्वेशन एक और ले लूँ क्या, इक्वेशन 1 ले लेता हूँ, इसको इक्वेशन 2 ले लेता हूँ, ठीक है। चलो अब देखो, इसका मतलब 5a को डिवाइड करता है तो a में 5 का डिवाइड करूंगा तो एक इंटीजर आना चाहिए, मैंने c मान लिया सपोज। कंप्लीट डिवाइड कर रहा है तो मतलब a में 5 का डिवाइड करूंगा तो एक इंटीजर आना चाहिए, तो मैंने लिख लिया c लिख लिया, ठीक है। अब देखो स्क्वायर कर देता हूँ दोनों साइड, है ना। a इक्वल टू a² इक्वल टू 25 c², ठीक है। स्क्वायर करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया। अब देखो a² की जगह 5b² लिख सकता हूं यहां से बाय इक्वेशन 1 से, a² की जगह 5b² लिख लो इक्वल टू 25 c², तो ये कट जाएगा TF 5 बार, ठीक है। अब देखो यहां से आप लिख सकते हो b² इक्वल टू 5c², ठीक है। यहां पे लिख सकते हो डियर b² बाई 5 इक्वल टू c²। अगेन देखो c अपन ने इंटीजर माना है, तो इंटीजर है c आपका, ठीक है। तो इंटीजर है तो मतलब 5 का b² में कंप्लीट डिवाइड हो रहा है, तो कोई प्राइम नंबर का किसी का स्क्वायर में डिवाइड हो रहा है तो नंबर ऑल्सो डिवाइड टू द नंबर से, प्राइम नंबर ऑल्सो डिवाइड टू द नंबर, ठीक है। तो इस नंबर को भी डिवाइड कर रहा है, 3 नंबर इक्वेशन। अब देखो बाय इक्वेशन 2 and 3। अब देखो इक्वेशन 2 में क्या था, 2 में ये था कि 5 डिवाइड्स a, ठीक है। इक्वेशन 2 में था डियर 5 डिवाइड्स a, एंड इक्वेशन 3 में था 5 डिवाइड b। तो मतलब 5 ऐसा नंबर है जो डिवाइड कर रहा है a और b, मतलब 5 a को भी डिवाइड कर रहा है, b को भी डिवाइड कर रहा है, तो मतलब 5 ऐसा नंबर है जो दोनों को कॉमन डिवाइजर है, तो मतलब 5 तो एटलीस्ट उनका HCF होगा ही होगा, तो मीन HCF ऑफ a, b इक्वल टू 5, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इट्स मीन a एंड b आर नॉट को प्राइम, नॉट को प्राइम, दोनों को प्राइम नहीं है, सिंपल सी बात है। उनका HCF 5 आ गया तो वो को प्राइम नहीं रहे। सो दैट आवर assumption is wrong, then √5 is irrational। अपन ने क्या करा, अपन ने पहले √5 को रेशनल माना, फिर अपन ने क्या करा, ए बी को को प्राइम प्रूव कर दिया, तो को प्राइम प्रूव करते ही अपना अजम्पशन गलत हो गया। तो यहाँ पे देखो सिंपल सा वापस एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। इरेशनल रेशनल माना, a बाई बी इंटीजर हो गया, b नॉट इक्वल टू 0, ए बी को प्राइम होना चाहिए, फिर यहाँ पे स्क्वायर करा, स्क्वायर मल्टीप्लाई करा कॉस। अब यहाँ पे ये इंटीजर आ रहा है तो मतलब 5 का a² में कंप्लीट डिवाइड हो रहा है, तो मीन कोई ये स्टेटमेंट बताया कोई प्राइम नंबर किसी के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो प्राइम नंबर उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। तो 5 डिवाइड्स a² मीन्स 5 ऑल्सो डिवाइड टू a, तो मतलब 5 का a में कंप्लीट डिवाइड जाता है, तो 5 a में 5 का डिवाइड करोगे तो कोई इंटीजर आएगा। यहाँ पे फिर वापस अपन ने दोनों साइड स्क्वायर कर दिया तो ये बचा, यहाँ पे फिर सॉल्व किया, इक्वेशन 1 से b² की वैल्यू a² की वैल्यू पुट करी, तो अगेन यहाँ पे अपने को मिला b² बाई 5, ये इंटीजर मिल रहा है तो अगेन वही रिपीटेशन, तो 5 a को भी डिवाइड कर रहा है, b को भी डिवाइड कर रहा है, तो दोनों का HCF 1 हो गया, तो अपना जो एजम्पशन है वो रॉन्ग हो गया। क्लियर। तो मोस्टली ये चैप्टर डियर खत्म हो चुका है ना, जो थ्योरेटिकल पार्ट पोर्शन है, ठीक है। इरेशनल के एक दो और एग्जाम्पल बताने हैं जिसमें बड़े आसानी से प्रूव है, सेम इसी को कॉन्सेप्ट पे चलता है, ठीक है। तो वो अपन क्वेश्चन जरूर कर लेंगे। क्लियर। तो होप आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा, ठीक है। अपन ने इरेशनलिटी का प्रूफ देख ही लिया है, अभी जैसे कुछ और बचे हुए वो प्रूफ बता दूंगा, है ना। फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अपन डिस्कस कर लेंगे। क्लियर। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।